दोस्तों, आज मैं आपका दोस्त आपके लिए लेके आया हूं यूपीएसआई सिलेबस की एक डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो। इस डिस्कशन वीडियो के अंदर जो भी यूपीएसआई का सिलेबस है, हम उसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। हम जानेंगे कि यूपीएसआई के रिटन टेस्ट के अंदर जो 4 सेक्शंस होते हैं, उसमें सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। क्योंकि आपने देखा होगा जितनी भी ऑनलाइन कोचिंग्स चल रही हैं, यूट्यूब पर वीडियोस हैं, जितना भी कुछ है, वो सब आपको सीधा पढ़ना स्टार्ट करा देते हैं कि आपको हिंदी में ये पढ़ना है, आपको हिंदी में इस तरीके से पढ़ना है। और आपको जब एंड में आपका पूरा हिंदी का सिलेबस खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म होता है, फिर भी आपको ये चीज नहीं पता होती कि आपको एक्चुअल में सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़नी थी। जब तक आपको किसी भी एग्जाम का एक सिलेबस नहीं पता होगा, आप उस एग्जाम को क्लियर करने में कभी भी सक्षम नहीं हो पाएंगे। हो सकता है आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से उससे उस एग्जाम को क्लियर कर भी लें, बट एक नॉर्मल इंसान के लिए एक एग्जाम क्लियर करने के लिए उसको सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उसको हर सेक्शन में या हर सब्जेक्ट में क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। और अगर वो टॉपिक वाइज तैयारी प्रिपरेशन करते हैं तो उनका एग्जाम क्लियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी सीरीज में हम आगे चलते हैं अपने इस सिलेबस को डिस्कशन करने के लिए। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं जो यूपीएसआई का रिटन टेस्ट है, उसके अंदर 4 सेक्शन आते हैं। 4 सेक्शन आते हैं, हर सेक्शन 100 नंबर का होता है। उसी में एक सेक्शन है हिंदी का, इसमें 40 क्वेश्चंस आएंगे। कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स के। तो अब हम चलते हैं। तो इस हिंदी का सेक्शन है, इस हिंदी के सेक्शन में जैसे पहले आपसे पूछा जा सकता है हिंदी, और हिंदी जो ये सिलेबस है, ये सिलेबस आपकी जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। उसमें क्या है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। जैसे हिंदी भाषा क्या है, एक भाषीय मिश्रण है। इसके अंदर अनेक प्रकार की भाषाओं से शब्द लिए गए हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं अलमारी, अलमारी किस भाषा से लिया गया है? कंघा, दरवाजे, कील, ये जो शब्द हैं, जल, ये शब्द हैं, ये किस किस भाषाओं से लिए गए हैं। इस तरीके के शब्दों को देखकर आपसे पूछा जा सकता है ये किस भाषा से लिया गया है। आपको जानकारी होनी चाहिए हिंदी व्याकरण की, हिंदी वर्णमाला की, स्वर व्यंजन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तालु तव्या, तालु से दांत, दंतव्य से किस तरीके से कौन कौन से शब्दों का उच्चारण होता है, हमें सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगला सेक्शन, उसमें टॉपिक आता है तत्सम तद्भव। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं नृत्य और एक साइड में मैं आपसे बोलता हूं नाच, तो क्या है, ये तत्सम है, ये तद्भव है। तत्सम माने जो रूढ़ रूप से, मौलिक रूप से संस्कृत भाषा से मिलते जुलते शब्द हैं वो, और तद्भव वो शब्द हैं जिनका उद्भव हुआ है समय के साथ अलग अलग भाषाओं से मिलके, या हमारे बोलचाल में आके जिन चीजों का उद्भव हुआ है वो सारे तद्भव शब्द हो जाते हैं। जैसे मैं बोलूं आपसे हास्य है, हंसी, हंसी हो गया। मैं आपसे बोलूं काक, आपको कौवा। तो क्या ये सारे शब्द क्या है, ये आपके तत्सम शब्द हैं, और ये क्या है, तद्भव शब्द, जो एक समय के साथ जिनका उद्भव हो गया है। पर्यायवाची, विलोम, पर्यायवाची मतलब जो एक समानार्थी शब्द होते हैं। विलोम अपोजिट हो गया, ओके, उस टाइप के। अनेकार्थी शब्द कि मैं आपसे बोलूं कमल, कमल के आपको डिफरेंट अर्थ बताने, अनेकार्थी जैसे शब्द होते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी। वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, जैसे आपने इंग्लिश में देखा होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, उसी टाइप से क्या है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द वाली चीज है। समरूपी भिन्नात्मक शब्द, मतलब जो शब्द बिल्कुल सेम है पर उनका अर्थ अलग हो जाता है। कभी कभी क्या होगा, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, मतलब आपके पेपर में क्या होगा, एक पूरा वाक्य दे दिया, अशुद्ध वाक्य दे देंगे। या जैसे आपने बोला कि राम घर जाता है, ये एक वाक्य हो गया। मैं बोलूं राम घर से जाता है, एक ये दूसरा वाक्य। अब इसमें दे देगा कि इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है। या राम घर से काम करने के लिए गया। अब इस शब्द पूरे वाक्य में बोलेगा कि आपकी इसमें क्या क्या त्रुटि है। त्रुटि के लिए आपके लिए ऑप्शंस दे देगा। लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन, कारक। कारक में क्या, जैसे कारक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें आपको अशुद्धियां जो ढूंढनी है वो बेसिकली हिंदी में क्या, कारक से ढूंढी जाती हैं। कैसे? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, मैं पर हे हो हरे टाइप से जो कारक हैं, ज्यादातर जो अशुद्धियां आती हैं वो कारक की वजह से ही आती हैं। उसके बारे में सर्वनाम, प्रोनाउंस, प्रोनाउन जो होते हैं, सर्वनाम हो गया, विशेषण एडजेक्टिव हो गया, क्रिया क्या है, ये वर्ब हो गई आपकी, काल, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, इस टाइप से ये सारी चीजें आपकी आएंगी। प्रत्यय, संधि विच्छेद, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियां,
जनरली लोग क्या है, मुहावरे और लोकोक्तियों में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। जो लोग हिंदी बेल्ट से आते हैं, हिंदी की अच्छी नॉलेज रखते हैं, उन लोगों को इन मुहावरे लोकोक्तियों में ज्यादा परेशानी नहीं होती। पर जैसा अगर मैं आपको समझने के लिए एक चीज समझाऊं कि मुहावरे क्या होते हैं, तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो मुहावरे क्या है, वो वाक्यांश हैं जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ना नहीं चाहते, और जब यूज किया तो किसी विशेष अर्थ में यूज किए जाते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं अकल पर पत्थर पड़ना, मतलब जैसे बोलते ना कि तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए, मतलब तुम अपनी अकल से काम नहीं ले रहे हो। तो ये चीजें जो है ये मुहावरे हो गए। जैसे मैं बोलूं आपसे आंखों से गिर जाना, तो आंखों से गिर जाना क्या है, आपका आदर कम हो जाना, कि बोला उसने ये इतना गंदा काम किया कि वो मेरी आंखों से गिर गया। इसका मतलब क्या है, उसका सम्मान कम हो गया। अब इसी संदर्भ में मैं आपसे बात करता हूं कि लोकोक्तियां क्या होती हैं। तो अगर आप इसको पारिभाषिक रूप में समझेंगे तो लोकोक्तियां मतलब ऐसे लोकोक्तियां से नाम से आप समझ रहे हैं, लोक में प्रचलित कथन जो लोक अनुभव पर आधारित हो। जैसे मतलब समाज में कोई भी, जैसे मैंने आपसे एग्जाम्पल दिया, आम के आम घुटलियों के थाम, आम के आम घुटलियां, ये कोई वाक्य तो नहीं है वैसे, पर लोक में प्रचलित हो गया है, लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर इस चीज को प्रचलित कर लिया है। आम के आम घुटलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ हो जाना। या मैं जैसे बोलूं कि कभी कोई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसमें क्या हो गया, अपराधी अगर कोई इंसान खुद चोरी करके आया बट फिर भी दूसरे वाले से जो निर्दोष उससे कहेगा नहीं नहीं तुम चोरी करके आए हो। तो इस तरीके से जो शब्द हैं ये लोकोक्तियों के अंदर आते हैं। तो हमें इन चीजों के बारे में पढ़ना है। रस, छंद, अलंकार, रस क्या, वीर रस, श्रृंगार रस, इस टाइप से जो भी रस है उनके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज हम लेंगे। छंद, छंदों के बारे में जैसे मैं आपको, मतलब हिंदी अपने आप में जो एक काव्य है ये अपने आप में बहुत ज्यादा सुंदर काव्य है। जैसे मैं आपको एक छंद सुनाने की कोशिश करता हूँ। बिहारू बिहारी की बिहारी वाटिका में चाहे सूर्य की कुटी में अड़ासन जमाइए, बिहारू बिहारी की बिहारी वाटिका में चाहे सूर्य की कुटी में अड़ासन जमा, देव की धुरी में धुरी दिव्यता निहारिए, देव की धुरी में धुरी दिव्यता निहारिए, अब उजाड़े की सेना के सिपाही बन जाइए, भिन्न भाषा भाषियों मिलेगा मन माना सुख, भिन्न भाषा भाषियों मिलेगा मन माना सुख, हिंदी के हिंडोले में जरा तो बैठ जाइए, हिंदी के हिंडोले में जरा तो बैठ जाइए। तो इस टाइप से क्या ये छंद होते हैं। छंद सुनने सुनाने में बहुत अच्छे लगते हैं। छंद के साथ ही आपको क्या दोहे भी आते हैं। अब क्या है, अब छंद और दोहा जब हम पढ़ेंगे तो हम इसकी मात्राओं में जो अंतर होता है उसके हिसाब से हम लोग ये आइडिया लगाते हैं कि हाँ ये छंद है, ये दोहा है। अब अलंकार आते हैं। अलंकार में क्या है, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार आपने सुना होगा, संदेह अलंकार, यमक अलंकार। यमक अलंकार का तो उदाहरण आप सबको बहुत अच्छे से ही याद होगा, लगभग सभी लोगों को, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोरा है सब बापाए बोरा है। और जैसे संदेह अलंकार में भी आपने काफी बार सुना होगा ये, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। मीन्स जो संदेह उत्पन्न करे वो संदेह अलंकार है। जो यमक, यमक माने जो सिमिलैरिटी दे, एक शब्द जिसके दो अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थों का यूज किया जा रहा है, वहां पर ये अलंकार होगा। एक आपसे आता है कि अपठित बोध, बोध मीन्स एक गद्यांश दे दिया जाएगा, गद्यांश दे दिया जाएगा, उसका आपसे उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। मेजर चीजें जो हैं जो लोगों की गलत होती है, मतलब ये अगर आपकी व्याकरण पे नॉलेज है अच्छी खासी तो ये सेक्शन तो आप बहुत अच्छे से सही कर सकते हैं। जो मेमोरेबल है या जिस चीज को आपको ज्यादा याद रखना है वो क्या है, वो चीजें हैं प्रसिद्ध कवियां, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। जनरली क्या है, लोग इस सेक्शन को छोड़ देते हैं या याद भी करते हैं तो कुछ छोटा हिस्सा ही याद करते हैं, तो क्या होता है जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर नेगेटिव में चले जाते हैं। तो मतलब हिंदी में जो आपको नंबर काट सकता है वो ये चीजें हैं, जो फैक्चुअल चीजें जो आपको याद करनी है। हिंदी भाषा में पुरस्कार के बारे में जो प्रेजेंट में दिए गए हैं, जैसे पुरस्कार तो बहुत सारे हैं बट जो प्रेजेंट में दिए गए हैं हम लोगों को बेसिकली उन पर फोकस करना है, और कुछ विविध रचनाओं के बारे में हमें जानने की कोशिश करनी है। तो इस प्रकार से ये पूरा एक आपका हिंदी का सिलेबस होगा, जिसके अंदर आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको इन 40 क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छे से लग के तैयारी करने की जरूरत है। हमारी टीम आपके लिए एक हिंदी के लिए हम लोग एक हिंदी वीडियो सीरीज तैयार करेंगे। हमारे यहाँ पर जो फैकल्टी है उस फैकल्टी में हिंदी के बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, वो आपको सारे इन टॉपिक्स को डिटेल्स में कवर कराएंगे। बट इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, ताकि हम लोगों को भी पता चले कि हाँ आप चाहते हैं, हम जिस चीज के लिए एफर्ट डालना चाहते हैं वो हमारा कहीं ना कहीं लोगों के काम आ रहा है। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगती है तो। अब चलते हैं, पहला सेक्शन हमारा क्या हो गया, हिंदी। अब जो दूसरा सेक्शन है उसमें से 40 क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या क्या आता है, इसमें मूल विधि आती है, संविधान आता है और सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन आएंगे। इन तीनों से मिला के 40 क्वेश्चन है। ओके, क्या इन तीनों से मिला के 40 क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। अब इस 40 क्वेश्चन में क्या है, इसमें आईपीसी, सीआरपीसी मतलब भारतीय दंड विधान, दंड प्रक्रिया संहिता,
महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जाति के सदस्यों को संरक्षण देने वाले विधिक प्रावधान, ऐसे लॉज रिलेटेड टू चाइल्ड, वुमेन, SC/ST, मतलब SC/ST जो एक्ट वगैरह हैं, जैसे नेशनल कमीशन SC/ST, नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चाइल्ड वगैरह जो भी है, हमें सारा कुछ इसके अंदर मतलब पढ़ना है। चाइल्ड के लिए पॉस्को एक्ट हो गया, वो पढ़ने की करना है। वुमेन्स के लिए जो एक्ट्स हैं लाइक वर्क प्लेस पर जो एक्ट लगते हैं कि वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह, इस टाइप के जो एक्ट हैं उनके बारे में हमें इस समय पढ़ने की जरूरत है। ट्रैफिक रूल्स के बारे में, इन्वायरमेंटल लॉज हो गए, वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड जो हैं, ह्यूमन राइट से रिलेटेड जो भी एक्ट हैं, उन सब के बारे में हमें पढ़ने की। अब ह्यूमन राइट एक्ट आपको ये नहीं है कि पूरा पूरा एक्ट पढ़ना है, उस एक्ट में से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लोगों को इसमें सारी कवर करनी है। सूचना का अधिकार RTI एक्ट कब आया था? 2005 के अंदर, तो उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है कि इस एक्ट के अंदर क्या क्या है, किस तरीके से हम जानकारी ले सकते हैं। ज्यादातर क्या है कि आपको सारे एक्ट्स के बारे में ये पता होना चाहिए कि वो एक्ट कब आए थे और प्रेजेंट में उनका क्या सिनेरियो है और उनके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कौन कौन से हैं। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हो गया, IT एक्ट हो गया, साइबर हो गया, जनहित याचिका होगी PIL, जनहित याचिका क्या है? पब्लिक लिटिगेशन। ठीक है ना, तो जो महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय हो गए, जैसे हम बात करते हैं केशवानंद भारती केस हो गया, ठीक है ना, गोलकनाथ केस हो गया, तो इस टाइप के जो महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय हमें उनके बारे में भी बात करनी है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। भूमि सुधार हो गया, भूमि सुधार क्या, जो लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं इंडिया के अंदर, उनके बारे में बात करना है। ठीक है ना, उसके बाद जो भू राजस्व संबंधी कानून है उनके बारे में हमें देखना है कि भाई ये क्या क्या चीज है। अब आपको एक चीज समझनी है, अब ये नहीं है, आप ये देखो 40 नंबर के अंदर आपसे वो मूल विधि भी पूछ रहा है, उसमें आपका संविधान भी आता है और उसके अंदर सामान्य ज्ञान भी आता है। अगर मैं इंटेलिजेंटली इस सेक्शन को डिवाइड करूं तो 40/3 हो गया। अगर नॉर्मली पेपर अगर बराबर बराबर रेशियो में बांटा जाता है तो वो इस तरीके से हो गया, तो मतलब एक तरह से क्या हुआ, 13.33 आया, मींस एटलीस्ट 13 क्वेश्चन आएंगे। तो हमें कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखना है कि क्या मैं उन 13 क्वेश्चन के लिए मेरे को ये इतने सारे एक्ट को घोट के पढ़ना, नहीं, मैं इनके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखूंगा। क्या देखूंगा? इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो हैं वो मैं देखूंगा। और हम इस पूरी मूल विधि के लिए इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस है उसके लिए हम पूरे एक लेक्चर सीरीज तैयार करेंगे जिसमें हम आपको ये सारा कुछ कवर कराएंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए, जब भी हम नई वीडियोस लेके आएंगे आपको जिससे उसके बारे में नॉलेज मिल जाएगी। अब चलते हैं, जैसे इसी में मूल विधि था, अब संविधान आएगा, संविधान के बारे में हमें बात करनी है। तो संविधान के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? संविधान का उद्देश्य, फंडामेंटल राइट्स हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गए, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, कानून बनाने का अधिकार क्या है। तो अब क्या है ये फंडामेंटल राइट में 35, 36 से 12 से स्टार्ट होते हैं और ये 36 से 51 तक जाते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उनके बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मतलब आर्टिकल, ये सारे में क्या लिख रहा हूं, ये सारे में आर्टिकल्स लिख रहा हूं। इन सारे आर्टिकल्स के बारे में आपको एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए कि ये तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो आपको पता ही पता होना चाहिए। ये हो गया, ठीक है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जनरल नॉलेज हो गई। उसके बाद अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट के क्या रूल्स हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में आपको पता होना है। ठीक है ना, स्थानीय शासन हो गया, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? पंचायती राज के बारे में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक तरह से मोटा माटी आपको मेजरली कॉन्स्टिट्यूशन भी कवर करना है, पर इसको भी हम एक ब्रीफ फॉर्मेट में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अब हमें एक तरह से बिल्कुल यूपीएससी लेवल नहीं लेके नहीं जाना है कि हम टू द लाइन बाई लाइन, हमें वो उतना सेक्शन पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के हिसाब से बहुत जरूरी है। आज के टाइम में एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए आपको क्या करना है, पर आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। मतलब जो सेक्शन नहीं पढ़ना है, जो चीज नहीं पढ़नी है, उसको उस पर पढ़ के आप इतना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे कि आपको जो सेक्शन पढ़ने का उसको आप छोड़ दें। तो बेटर ये है कि जो पढ़े बहुत अच्छे से पढ़ें, क्या पढ़ना है सिलेबस को देखें, सिलेबस को देख के बहुत फोकस करके उस चीज को पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। अब आ जाता है सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान में मतलब एवरीथिंग अंडर द सन। सामान्य ज्ञान क्या होता है? बेसिकली अगर हम इसको लेमन टर्म्स में, एवरीथिंग अंडर द सन कुछ भी सामान्य ज्ञान में आ सकता है। मोटा माटी देखें तो भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, हम सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ने की कोशिश करेंगे और कंप्यूटर की आधारभूत जानकारी लेंगे। भारतीय इतिहास में ये नहीं है कि हम एंशिएंट वगैरह पे सब जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, अर्थव्यवस्था, इसकी संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, और ये जैसा कि आप सिलेबस में भी देख रहे हैं
ये हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से स्टार्ट है, मतलब इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल से स्टार्ट है। अब आप देख रहे हैं कुछ कोचिंग वाले एंशिएंट भी पढ़ा रहे हैं आपको, मेडिवल भी पढ़ा रहे हैं, जरूरत है क्या? नहीं है। आपको उस पर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। आपको जो काम करना है, आपको करना है फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल से जो सेक्शन है वहीं से हम आगे पूरा पढ़ेंगे। तो हम आपके लिए भारतीय इतिहास की बहुत जल्दी एक सीरीज लेके आ रहे हैं, और विश्व भूगोल और भारत का भूगोल जो इससे फैक्चुअल रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं बहुत ज्यादा, हम उन क्वेश्चंस को लेके आएंगे। और हम कोशिश करेंगे सबसे पहले आपके लिए एक लेआउट तैयार करें ताकि आपको यह समझ में आए कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हम आपको सेक्शन वाइज सारे सब्जेक्ट ये कवर कराएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अगर चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सबसे पहले कवर किया जाए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बोल के बताइए कि हम कौन सा वो सब्जेक्ट है जिसको हम सबसे जल्दी से जल्दी कवर करें। तो हम इसमें क्या, भारतीय इतिहास में हम ये पढ़ेंगे, विश्व भूगोल के अंदर उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक विशिष्ट जानकारी लेंगे, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब एक तरह से आपको उत्तर प्रदेश रिलेटेड भी पढ़ना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश रिलेटेड भी हमें जानकारी होनी चाहिए, और कंप्यूटर के बारे में हम आधारभूत जानकारी लेंगे। अब चलते हैं थर्ड सेक्शन। हमने कौन कौन से, पहला सेक्शन क्या था, हिंदी, सामान्य हिंदी था। दूसरा सेक्शन क्या था, जिसके अंदर हमने मूल विधि, संविधान और क्या देखा, और सामान्य ज्ञान को देखा। अब आ जाता तीसरा, इसको बेसिकली आप ये समझ सकते हैं, ये अर्थमेटिक से रिलेटेड है। ठीक है, किस रिलेटेड, अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक में क्या है, अब जो लोग बायो कॉमर्स और आर्ट साइड से बच्चे होते हैं उन लोगों को इस सेक्शन में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, पर उसके लिए भी हम बिल्कुल एक बेसिक से हम कोशिश करेंगे, उसके लिए बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल लेके जाएंगे मैथ्स के अंदर। ठीक है ना, और जो भी हमारी ये क्लासेस, मैथ्स वगैरह की जो ये क्लासेस होंगी, ये सारी क्लासेस हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगी। कोशिश करेंगे आपको पढ़ाने की कोशिश की जाए हिंदी में, बट मतलब लिखा भले ही इंग्लिश में होगा, बट हम आपको कोशिश करेंगे पूरा हिंदी में पढ़ाने की। तो जो हमारे लेक्चर्स होंगे मैथ के, वो पूरे बेसिक टू एडवांस उसमें होंगे। इसमें क्या, नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब मैथ्स में अगर आप टॉपिक्स देखें तो टोटल करीबन आपके 25-26 टॉपिक होते हैं जो जनरली अदर्स एग्जाम में आते हैं, जैसे एसएससी वगैरह का आप एग्जाम देते हैं, उन एग्जाम्स में 26-27 सेक्शन आते हैं। बट जब आप अपना यूपीएसआई का सिलेबस देखते हैं, उसमें 26-27 टॉपिक नहीं है, सिर्फ यही इतने टॉपिक हैं जो आपको सिर्फ मैथ में कवर करने हैं। मुझे इसमें कहीं पर भी ज्योमेट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है जो कि उसमें आती है। इसमें क्या, मेंसुरेशन आती है ना, तो मुझे मेंसुरेशन पढ़ने की जरूरत है। एनालिटिकल ये है, अर्थमेटिक कंप्यूटेशन और एनालिटिकल फंक्शन आते हैं तो मुझे ये पढ़ने की जरूरत है। ग्राफ्स आते हैं, टेबल का यूज है, तो मुझे ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत है। अब ज्योमेट्री नहीं आती तो मैं क्यों ज्योमेट्री पढ़ूंगा फालतू में। तो मुझे बस यही देखना है कि मुझे क्या पढ़ना है, ये तो मुझे पता है, बट क्या नहीं पढ़ना है, मुझे ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, एचसीएफ एलसीएम वाले जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं आपके, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज। अगर आपने इन 3 टॉपिक पर कमांड कर ली तो आपको मोस्ट ऑफ द सेक्शन लगभग कंप्लीट हो जाता है। ये तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ही आ जाता है। ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस होते हैं, एवरेज, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत मैथ्स में बहुत ज्यादा सेक्शन नहीं है, हम इसको बहुत इजीली, बहुत अच्छे से बेसिक टू एडवांस लेवल पर जाके कवर करेंगे। इसी में आता है एक मानसिक योग्यता की परीक्षा। इसमें क्या है, बेसिकली ये भी एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं जिसको, उस टाइप का टेस्ट है। इसमें क्या, लॉजिकल डायग्राम, आप इसको ये समझ लीजिए रीजनिंग टाइप का सेक्शन है, बट नॉट पर्टिकुलर रीजनिंग, बिकॉज रीजनिंग का आपको इसमें अलग सेक्शन होता है। इसमें लॉजिकल डायग्राम्स होंगे, सिंबल्स, रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन, मतलब सिंबल और रिलेशनशिप दे दी जाएगी। मतलब कि जैसे एक जगह आप देखते हैं ना कि प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है, माइनस का मतलब डिवाइड है, और नीचे सीरीज लिखी होगी उसमें प्लस माइनस लिखे होंगे, आपको वो सारे कन्वर्ट करके सॉल्व करना होता है। परसेप्शन टेस्ट है, ठीक है ना, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट हो जाएगा कि वर्ड दे दिया जाएगा, जंबल करके दे दिया, आपको पूछेगा इसमें जो सार्थक शब्द बने वो शब्द बनाइए। लेटर और नंबर की सीरीज दे दी जाएगी, 1 2 A B B C C 3 4 इस टाइप से करके। डायरेक्शन के टेस्ट होंगे कि वो नॉर्थ में चलता है, फिर ईस्ट जाता है, फिर देन नॉर्थ जाता है, फिर वेस्ट जाता है, तो बताइए वो अपनी प्रारंभिक डिस्टेंस से कितना दूर है। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो यहाँ कवर किए जाते हैं। और आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, मतलब लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। क्या होगा, आपको एक वेन डायग्राम दे दी, सर्कुलर डायग्राम दे दिया। अब इसमें मान लो आपको इतने सेक्शन में पूछा जाएगा कि ये सेक्शन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल, है ना। तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आपके मानसिक योग्यता परीक्षा में
पूछे जाते हैं। अब जो चौथा सेक्शन आता है इसके अंदर भी 40 क्वेश्चन आएंगे और क्या होगा 100 मार्क्स का होगा। अब इसके अंदर क्या है, मानसिक अभिरुचि परीक्षा। इसमें ये थोड़ा सा सेक्शन ऐसा होता है थ्योरेटिकल टाइप का, जिसमें आपको थोड़ा सा अच्छे से फोकस करके पढ़ने की जरूरत होगी। इसमें जैसे कि एटीट्यूड टुवर्ड्स द फॉलोइंग, क्या जैसे पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब आपको सिचुएशन टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चंस, क्रिमिनल हार्मोनी, क्राइम कंट्रोल, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन लेवल क्वेश्चन होंगे, पुलिस सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। आपका इंटरेस्ट व्यवसाय के प्रति रुचि है उस टाइप के क्वेश्चंस कुछ हुए होंगे, या जैसा आप सिचुएशन टेस्ट दे सकते हैं, मेंटल टफनेस कितनी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जेंडर सेंसिटिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो जो मानसिक अभिरुचि है इसमें थोड़ा सा ये जो एक नॉर्मल एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उससे थोड़ा सा अलग हटके ये एक सेक्शन हो जाता है, जिसको हम सब लोगों को थोड़ा अच्छे से फोकस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसके बाद इसी चौथे सेक्शन में बुद्धि लब्धि परीक्षा होती है, जो बेसिकली आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। इसको जो बच्चे इंटेलिजेंस टेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसमें आपकी इंटेलिजेंस देखी जाती है। इसमें क्या है, ये बेसिकली जो हमने आगे मानसिक योग्यता वाला देखा था ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सिमिलर होता है, जैसे उसमें भी डायरेक्शन टेस्ट थे, ब्लड रिलेशन वगैरह की टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, वेन डायग्राम चार्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब रिलेशनशिप एनालॉजी आ जाती है। कि मान लो बादल, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं बादल से वर्षा रिलेटेड है तो पूछूं माँ से क्या रिलेट होगा, ऑप्शन दे दूं पति, बच्चा, भाई, इस तरीके से, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा। क्यों, ये उत्पत्ति और उसका रिलेशन है, उत्पत्ति और जो उत्पन्न हुआ है उसका रिलेशन है, तो उत्पत्ति और उत्पन्न का रिलेशन माँ और बालक का रिलेशन हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट होगा, आपको दे दिया जाएगा कुछ कि इसका मतलब ये है तो इसको बताओ, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो बताइए इस शब्द का क्या मतलब हो। तो आपको इसमें से कोड करना पड़ेगा कि ए का मतलब मान लो बी हो गया यहाँ पर, तो इसमें फिर सी का मतलब डी हो रहा है, तो इस तरीके से आपको ये कोड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो ये इंटेलिजेंस टेस्ट है ये काफी इजी होता है, जनरली बच्चे इसको कर लेते हैं बहुत इजीली, बट फिर भी हम लोग इस पर भी फोकस करके आपको हम लोग कोशिश करेंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए और आपको वो क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराई जाए। एक इसी में तार्किक परीक्षा जो एक प्रॉपर बेसिक रीजनिंग टेस्ट होता है, इसको हम रीजनिंग टेस्ट बोलते हैं। जो प्रॉपर मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था एक रीजनिंग टेस्ट होगा वो ये है। इसके अंदर आपका सारा एनालॉजी, सिमिलैरिटीज, स्पेस विजुअलाइजेशन हो गया। एनालॉजी वही बादल वाला जो मैंने आपको बताया वही चीज होगी, ऐसी उसमें समानता भी दिखा देंगे, उसमें कभी भिन्नता, तो उस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। एनालिसिस, जजमेंट, स्टेटमेंट एंड इंटरप्रिटेशन करा दिया। डिसीजन मेकिंग होगा कि ये क्वेश्चन है तो उसका आंसर मतलब डिसीजन दिलवाया जाएगा आपसे। विजुअल मेमोरीज वाला हो गया, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, मतलब आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन देखे हो ना, अगर ये ऐसे इतना मुड़ा हुआ है, अगले वाले में ये इतना फोल्ड है ना, तो इस टाइप से इसमें ऐसे कर दिया, फिर वो कहेगा कि भाई इसको ऐसे करके और सेक्शन में डिवाइड करो। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे वर्बल फिगर्स में आ जाएंगे। अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, ये आपकी आगे के टॉपिक्स सेक्शंस में भी है। तो ये कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जो आपके रीजनिंग में भी आते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट में भी आ जाते हैं, मानसिक योग्यता परीक्षा में भी तो मतलब ये कुछ सिमिलर टाइप के टॉपिक्स हैं जो आपके कवर होंगे सारे सेक्शंस में। तो इस पूरे आपने सिलेबस को डिस्कशन के ड्यूरेशन में ये चीज देगा कि हमारा सिलेबस कितना ज्यादा है। मतलब अगर हम टॉपिक वाइज चीजों को समझने की कोशिश करें तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है। तो इस बहुत कुछ पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो आज इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको इस चीज की जानकारी मिली होगी कि हमें क्या चीज नहीं पढ़नी है और क्या क्या चीज हमें फोकस होकर पढ़ना है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियोस लेकर आना स्टार्ट करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हम किस टॉपिक से आप स्टार्ट करें, जिससे आपको प्रिपरेशन करने में हेल्प मिलेगी। जिस टॉपिक के ऊपर ज्यादा कमेंट आएंगे हम उस टॉपिक से ही पढ़ाना आपको स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आए। ओके, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।